वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, पाकिस्तान में इस वक्त डिबेट चल रही है, बात चल रही है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कहीं ना कहीं से खबरें आ रही हैं। इसी पर बात करेंगे। साबिक सफारतकार शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शमशाद साहब, पाकिस्तान में इस वक्त अचानक से एक डिबेट चल पड़ी है। विफाकी वज़रा भी इस पर बात कर रहे हैं, कहीं से सवाल होता है, कहीं से जवाब आता है, और कहीं पर बात हो रही है कि पाकिस्तान पर दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। आप ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान पर कोई दबाव है, हम पर दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से? क्या चल रहा है सर? देखिए देखिए, पिछले 75 सालों से 78 सालों से कभी हमने किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया। और हमारी इसराइल पर एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। और अभी भी मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट जो है वो कांस्टेंट है उस पॉलिसी पर, क्योंकि हमारी पॉलिसी का ये एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है। मैं बता दूं, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और वो ये है, मैं बताऊं, अगर ये दबाव है तो जब तक मुस्लिम ममालिक, जिसमें सऊदी अरब खास तौर पर, जी। जो है इसराइल को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। और वो उस वक्त नहीं होगा जब तक जो एक एग्रीमेंट है बाकायदा यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना है, जिसमें दो रियासतों का वजूद रिकग्नाइज होगा, फ़लस्तीन और इसराइल। और फ़लस्तीन का दारुल-खुलाफा जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम होगा। ये जब तक नहीं होगा तो हम तस्लीम नहीं कर सकते, ना सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला थे, उन्होंने सन 2002 में एक अरब लीग के जरिए से एक बड़ा पैकेज बनाया था। यानी रेजोल्यूशन से हटकर इसराइल को बता दिया था कि ये मैक्सिमम है, हम कर सकते हैं। और वो पैकेज था लैंड फॉर पीस 2002 में। उसमें वही है कि इसराइल फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करेगा, और फलस्तीनियों की वापसी अपनी रियासत में वो पार्ट होगी। तो जो असल लैंड, जो कुछ जो बॉर्डर्स पुराने जो जी। इसराइल ने काबू किए हुए हैं, जहां सेटलमेंट बन गए हैं, उस पर कुछ समझौता करके लैंड फॉर पीस के फार्मूला में एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो एक लास्ट फार्मूला है जिसके तहत कोई भी एग्रीमेंट होगा। जी। और उसका मेरे ख्याल में ये शायद जो अरब ममालिक हैं, जिनके ये आजकल डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए हैं, तो ये कुछ इस किस्म का वर्कआउट करवा लेंगे। और अगर वो हो जाता है तो हमारे पास कोई वजह नहीं रह जाएगी कि हम भी तस्लीम ना करें। लेकिन वो होना जरूरी है कि फलस्तीनी जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे अब इस सारे फार्मूले को, और गाजा में फलस्तीनी रहेंगे। ये जो फार्मूले ट्रंप दे रहा है कि जी। रिजॉर्ट बनाया जाएगा, ये सारा बिजनेसमैनों के फार्मूले हैं। जो एक पोकर गेम खेलता है ना ये ट्रंप, जी। तो ये इस किस्म की कभी उसको जो यूक्रेन वाला है उसको कोई बिजनेस कर सही। देता है, अरबों को कुछ दे देता है कि तुम्हें मैं ईरान के मुकाबले में तुम्हें डिफेंस सही। दूंगा। ये सारा जितना दुनिया में इस वक्त तहस नहस मचाई हुई है, वो अमेरिका का सदर है, जो कोई सियासतदान नहीं है, डिप्लोमेट नहीं है। वो बुनियादी तौर पर एक जवारी है, और वो गेम खेलता है। और वो गेम सिर्फ और सिर्फ पोकर हम्म। की गेम होती है, जिसमें वो अपना फायदा देखता है। तो अब अरब भी जो हैं वो इस खास ईरान और इराक की जंग के बाद और मोहतात हो गए हैं। तो सऊदी, मेरा नहीं ख्याल कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे जब तक वो जो 2002 का असल अरब प्लान था, जो क्राउन प्रिंस लेकिन अब्दुल्ला और जी अरब जी, ममालिक के तमाम सरबराहों ने शमशाद एक्सेप्ट साहब, किया जैसे था। आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, जैसे आपने खुद भी कहा कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के, अभी ट्रंप ने वहां पर दौरा किया था, बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, तो अगर मामलात इस तरफ चल पड़ते हैं कि कहीं ना कहीं अरब ममालिक बात को मान लेते हैं, अमेरिका की बात को, तो फिर पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करेगा? और फिर कायदे आजम का वो मौक़िफ़ फ़लस्तीन से मुतल्लिक वो सर कहां पर स्टैंड करेगा? और हमारी फिर पोजीशन क्या बनेगी जब अमेरिका और अरब ममालिक एक तरफ खड़े हो जाएंगे इसराइल को लेकर? देखिए, कायदे आजम का मौक़िफ़ जरा आप अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। जी। वो मौक़िफ़ ये था कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होना है। जब फ़लस्तीनी जो है वो फ़लस्तीनी जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे। देखें, जी। जी। 1978 में या 70, हाँ 78 में या 73 में यासर अरफात के साथ मिलके इसराइल ने एक मुआहदा कर लिया था।
लेकिन ये था कि उसके मुताबिक इसराइल ने पूरे तरीके से जो फलस्तीनियों के हकूक थे वो नहीं रिस्टोर करने के लिए तैयार हुआ था। तो इस किस्म की कोशिशें चलती रही हैं और बिलाखिर फिर ये हुआ कि मौजूदा सिनारियों में एक फलस्तीनी रियासत मौजूद है वहाँ हम्म। इसराइल के साथ, जो इसराइल के कब्जे में है। प्रेसिडेंट महमूद अब्बास है वो फलस्तीनी। तो मकसद ये है कि जब फलस्तीनी एक ऐसा फार्मूला एक्सेप्ट कर लेंगे जो उनको काबिल कबूल है, तो फिर जाहिर है कायदे आजम का तो फार्मूला खुद ब खुद हो जाएगा। उन्होंने कहा था हमने फलस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी रखनी है, और वो हम रखेंगे। जिस दिन फलस्तीनी एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे लिए कोई जवाब नहीं रहेगा कि हम सिर्फ वो, हम तो इस वक्त दुनिया में वाहिद एक इस्लामी सही। मुल्क है। हर मुल्क में ऐसा नहीं है कि जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ऑल कंट्रीज वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। यानी सही। हमने तो इतनी सॉलिडारिटी दी हुई है कि अपने आप को हम्म। मुकम्मल तौर पर फलस्तीन के साथ हम्म। आइडेंटिफाई कर दिया हुआ है, और उसकी एक बड़ी कीमत भी अदा कर रहे हैं सही। हम। बहुत इसराइल की हॉस्टिलिटी है वो इटसेल्फ इज ए बिग, जो है ना, कीमत दे रहे हैं हम उसकी। और ये शमशाद साहब, ये एक्चुअली बात दुरुस्त है अपनी जगह पर, लेकिन माजी में भी हाँ, जब जब इस पर बात होती रही है, खासतौर पर पाकिस्तान के मामले को लेकर, फलस्तीन के मामले पर, इसराइल के मामले पर उसको तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान में अवामी रद्द-ए-अमल भी आया है। सियासी जमातों का अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी रहा है, यहाँ पर मजहबी सियासी जमातों का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहता है, और अभी भी बयानात आना शुरू हो गए हैं। तो अगर इस तरफ मामला चलते हैं, बात चलती है उसको तस्लीम करने के हवाले से, तो आप पाकिस्तान की मेरी मौजूदा बात हुकूमत को, को कोई रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा? मेरी बात सुनिए। आप बात, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया हुआ है। जी। लेकिन सुनने की कोशिश करें। मैंने कहा है कि जब इस मसले का हल फलस्तीनियों को एक्सेप्ट हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, और फलस्तीनियों को उनके इलाके मिल जाएंगे वापस, फलस्तीनी रिफ्यूजीज उधर चले जाएंगे, ये सब उस फॉर्मूला में है। तो हम्म। जब ये डील होगा तो उस वक्त हमारे लिए कोई जवाब नहीं रहेगा कि हम एक हम्म। जिसका होता है ना कि मैं ना मानूं। हमारा सही। कोई रोल नहीं है, कोई स्टेटस को हमारा है आप ही कह नहीं रहे हैं है। कि जब फलस्तीनी तस्लीम कर जाएंगे तो फिर हमारा बस वो रोल नहीं होगा जो बिल्कुल जिस यही तरफ बात है। बास लोग और इशारा करते हैं। शमशाद हाँ साहब, लेकिन बिल्कुल। यहां पर एक और अहम बात है कि अगर इसी मामले को देखा जाए कि जिस तरह से हम बात करते हैं तस्लीम करने के हवाले से, तस्लीम ना करने के हवाले से, वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि हम अपने मफाद को देखेंगे इस मामले में। अगर हम इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख दें, अभी अमेरिका, अरब ममालिक में क्या चल रहा है इसराइल को लेकर, हमारा मफाद क्या हो सकता है इस सारी डिबेट के अंदर? पाकिस्तान का मफाद क्या हो सकता है सर? मैं वजीर दिफा के किसी भी स्टेटमेंट को क्रेडिबल नहीं समझता। हम्म। ये इधर उधर की बातें करता रहता है जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती है, बिल्कुल मैं साफ कहूंगा। और बाकी रहा, जो पैलेस्टाइन पे जो पॉलिसी बनेगी वो वजारत खारजा में बनेगी, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में बनेगी। और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो ये ख्वाजा आसिफ नहीं है, वो इसहाक डार है। तो फॉरेन ऑफिस जो है उसकी कमिटमेंट किसी शख्सियत के साथ नहीं होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं जी। फॉरेन ऑफिस का हिस्सा रहा हूँ। फॉरेन ऑफिस की कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की रियासत के साथ है। हम्म। हम इंडिविजुअल्स के गुलाम नहीं हैं। हम किसी भी ओहदादार जो है हुकूमत में या कहीं भी, उसके गुलाम नहीं है। फॉरेन ऑफिस बुनियादी तौर पर जिस तरह फौज जिम्मेदार होती है रियासत को, जी। जी। उसी तरह फॉरेन ऑफिस इससे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो फॉरेन ऑफिस होता है। तो फॉरेन ऑफिस ने जो सही। अब तक पोजीशन दी है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और फॉरेन ऑफिस वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नहीं जो करेगा, आप कह रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। शमशाद अहमद खान साहब अभी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक वजीर खारजा, और साथ में अभी भी पाकिस्तान के एक बड़े डेलीगेशन को वो लीड कर रहे थे, दुनिया भर में गए अभी मौजूदा सूरत हाल में पाक भारत जो तनाज़ा था उसको लेकर। अभी उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि अगर भारत कुछ सबूत दे, कुछ बात करे, और तो हम बहुत सारे लोगों को उनको भारत के हवाले करने के हवाले से बात आगे बढ़ सकती है। तो आप समझते हैं कि इस तरह के बयानात बिलावल साहब की तरफ से आने चाहिए थे? ये एक जिम्मेदाराना बयान है या गैर जिम्मेदाराना बयान था? इनके अपने वालिद साहब जो हैं, इन्होंने 2008 में जब मुंबई हो रहा था तो उस वक्त भी इस किस्म की बातें की थी। तो ये तो करते रहे हैं। हम्म। और 2008 में ही एक और वाकया हुआ था, वो ये था कि इंडिया और अमेरिका का न्यूक्लियर डील हुआ था, और उस न्यूक्लियर डील को ऑपरेशनलाइज करने के लिए उसका एक्सेप्ट करवाया जाना था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो वियना में है। ठीक है। वहां पर वो गया, वहां पे वो हुआ, और वहां उसके कोई
45 या 50 के करीब मेंबर्स हैं उस एजेंसी के। और वहाँ पे हमारे सफ़ीर ने, उसका नाम था शहबाज गिल, वो एक क्रिकेटर होता था, आफ्ताब गुल उसका छोटा भाई था शहबाज गुल। वो फॉरेन सर्विस का सफ़ीर था, तो उसने अपनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर ये पॉइंट उठाया था कि जो इंडिया की पोजीशन है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से एग्जैक्टली वही पाकिस्तान की है। उस वक्त पाकिस्तान भी सिंस 1998 से हम भी इंडिया की तरह न्यूक्लियर डिफेक्टो पावर बन चुके थे। तो उसने कहा कि अगर इंडिया के लिए आप वेवर कर रहे हैं, वेवर करके अमेरिका कोशिश कर रहा था कि उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फ्यूल दिया जा सके, तो हमने कहा कि अगर इसके लिए वेवर करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेटरी होगा। अगर एक कंट्री के लिए है प्रेफरेंशियल तो बेहतर, तो वो दूसरे मेंबरों ने उसको हमारी सपोर्ट करते हुए वीटो कर दिया। ठीक है। यानी हाँ, सारा वीटो हो गया। तो वो अमेरिकन एम्बेसडर बड़ा परेशान हुआ वहाँ। उसने प्रेसिडेंट बुश को फौरन टेलीफोन किया। तो प्रेसिडेंट बुश ने जरदारी को फोन किया, उस वक्त ये प्रेसिडेंट होता था, और जरदारी को कहा कि ये वीटो वापस लो, और बाकायदा सख्ती से कहा। तो जरदारी ने अपने सफीर को कहा कि तुम वापस लो और ज्वाइन द कंसेंसस। तो हमारे सफीर ने वीटो वापस लिया और वो दोबारा मूव हुआ, और उसमें फिर पाकिस्तान बिकेम पार्ट ऑफ कंसेंसस अप्रूविंग द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। और वो हो तो गया। मुझे याद है हम 30 रिटायर्ड जो फॉरेन सर्विस के एम्बेसडर थे, हमने प्रोटेस्ट किया था इस पे कि ये पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये फैसला किया है। ये सब चीजें आपकी तारीख का हिस्सा हैं। बदकिस्मती ये है कि अवाम की यहाँ तो कोई याददाश्त ही नहीं होती, और है भी नहीं किसी को बिल्कुल भी ये चीजें। तो इसका मतलब यह है कि शमशाद साहब, हमने तो ये तासुर दे दिया ना, एक रास्ता खोल दिया कि ये अगर भारत किसी तरीके से इस पर बात करता है और कहता है कि ये फलां ये लोग जो हैं वो मुलविस हैं और इस तरह से हैं, इनको हमारे हवाले करें, तो ये तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया आपने भारत के लिए। और एक ऐसी शख्सियत की जानिब से जो खुद लीड कर रहे थे इस सारे तनाज़ा में, पाकिस्तान को दुनिया भर में गए, उसका क्रेडिट लिया, उनकी जानिब से इस तरह का बयान आना नुकसान नहीं है पाकिस्तान को? ये तो इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना बड़ा हादसा वो 2008 वाला जो है न्यूक्लियर डील था इंडिया का, वो इससे भी बड़ा जख्म था पाकिस्तान को। ये तो कुछ भी नहीं है चीज जो अब जिसने बात की है। ये तो एक मुल्ला को हवाले करने वाली बात है। ये चीजें बेमानी हैं, इनको इसको इतना इशू मत बनाइए। इस बंदे को भी नहीं समझ है, ये तो वैसे ही बयान अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए देता रहता है। तो मकसद मेरा कहने का है, जो हमारी फॉरेन ऑफिस से बयान निकलेगा असल वो उसको सुनिए आप बस। फॉरेन ऑफिस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। ये बिलावल भुट्टो या जरदारी या ख्वाजा आसफ ये कुछ भी बयान देते रहे, वो इररेलेवेंट होगा बस। सबके सब इररेलेवेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सफारतकार शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद, और शो में हमने बात की है अभी पाक भारत तनाज़ा के बाद एक लीडिंग रोल दिया गया बिलावल भुट्टो को, और कहा गया कि दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के लिए वो बात करें, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उस पर डट कर बात करें, और उस पर बहुत बात होती रही। लेकिन अब बयान ऐसा आया जिस पर शमशाद अहमद खान साहब कह रहे हैं कि ये अफसोसनाक है, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, और वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान करार दे रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।